भाई आपका ये आईपीसी 3-4 दिन से रुका था। आपका इसलिए रुका था कि भाई आपका उत्तराखंड पुलिस अधिनियम चल रहा था और आज से आईपीसी आपका कंटिन्यू किया जाए। तो आईपीसी में अब तक देखिए आपका क्या पढ़ाया गया था। एक तो थेफ्ट या चोरी की परिभाषा और उसके लिए सजा हम बताए थे। दूसरा जो हम बताए हैं अब तक मैंने शाम वाले बैच में, आपका एक्सटॉर्शन यानी कि उद्यापन। और तीसरा जो हमें शुरू करना है ऑफेंस आपका जो प्रॉपर्टी से संबंधित है, वह राबरी यानी कि लूट। आइए आपका लूट के बारे में आपका पहले एक एक जो सामान्य बातें हैं वे पढ़ाई जाए। लूट की परिभाषा यानी कि पहला क्वेश्चन कि जो राबरी की डिफिनीशन दी गई है वह आपका 390 यानी कि 390 में दी गई। अब आप दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि क्या लूट स्वतंत्र अपराध हैं कि किन्हीं अपराधों का सीरियस रूप है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बने कि लूट स्वतंत्र अपराध हैं कि स्वतंत्र अपराध नहीं है, तो आपका जवाब रहेगा कि राबरी स्वतंत्र अपराध नहीं है बल्कि सीरियस रूप है। तो किसका सीरियस रूप होगा, या तो थेफ्ट का यानी कि चोरी का, या एक्सटॉर्शन यानी कि उद्यापन। तो अगला क्वेश्चन ये बनता है कि लूट में कौन से दो अपराध शामिल रहते हैं। दे देगा चोरी, उद्यापन, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो फिर याद रखिए दोनों मार कर आइएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लूट चोरी और एक्सटॉर्शन का सीरियस रूप है। अब आपका लूट का सार पूछा जा रहा है। तो लूट का जो सार होता है, सार यानी कि मुख्य तत्व होता है, वह आपका भय होता है। भय या हिंसा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ भी चोरी करते समय भय या फियर दिखाया जाता है, तो वह जो कार्य है वह आपका राबरी में कन्वर्ट हो जाता है। बताएंगे हम अभी। यानी कि आपका कह सकते हैं कि जो भय दिखाया जाता है वहीं आपका लूट का सार है। अब आगे देखा जाए आपका लूट के बारे में, जो अगले प्रावधान आपका है कि लूट कितने व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है। तो एक व्यक्ति भी राबरी कर सकता है, यानी कि एक व्यक्ति भी लूट कर सकता है। क्योंकि राबरी चोरी और उद्यापन का ही गंभीर रूप है, तो जब तब तक आप लूट नहीं जानेंगे जब तक कि चोरी की परिभाषा नहीं जानेंगे। और किसकी परिभाषा नहीं जानेंगे, उद्यापन। तो पहले चोरी को हम परिभाषित कर लें तब, क्योंकि चार्ट बनाना पड़ेगा भाई। देखिए आपका इधर आपका पहले चोरी को लिख लिया जाए। चोरी के बारे में हमने 5 तत्व बताए थे, फिर एक बार याद रखिए। संपत्ति कैसी संपत्ति हो, चल संपत्ति वह संपत्ति किसी के पोजेशन या कब्जे में हो, कब्जे से कहाँ ले जाया गया हो, बाहर, और कब्जेधारी की सम्मति या रजामंदी या कंसेंट के बिना, सम्मत के क्या बिना ले जाया गया हो, और संपत्ति हटाते समय इंटेंशन या इरादा क्या हो, डिसऑनेस्टली यानी कि बेईमान। अब उद्यापन देखिए भाई। उद्यापन में हमने क्या बताया था कि किसी व्यक्ति को क्षति का भय दिखाया गया। किसका भय, क्षति का। और क्षति का भय दिखाकर बेईमानी से उकसाया जा रहा है, उत्प्रेरित किया जा रहा है कि वह कोई क्या दे दे, प्रॉपर्टी दे दे, या क्या दे दे, कोई मूल्यवान प्रतिभूति दे दे, या ऐसे दस्तावेज कागज पर साइन या अंगूठा लगा दे जिसे वैल्यूएबल सिक्योरिटी
या मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में कन्वर्ट किया जा सके। यानी कि एक्सटॉर्शन कब होगा? जब क्षति का भय दिखाया गया हो और भय दिखाकर क्या लिया मांगा जा रहा हो, या तो संपत्ति, तो संपत्ति मैंने कौन संपत्ति, चल के अचल की, दोनों दोनों। भाई फिर याद रखना, एक्सटॉर्शन किस संपत्ति के विरुद्ध अपराध है? चल अचल दोनों। तो क्या मार कराएंगे? दोनों। जैसे कि आपका भय दिखाया, कहा कि अपना मकान लिख दो, तो ये अचल हो गया। भय दिखाया, कहा कि 2 लाख रुपया दे दो, तो कौन सा ये हो गया? आपका बताया भी गया था कि एक्सटॉर्शन का अपराध तब पूर्ण होगा जब प्रॉपर्टी को हैंडओवर कर दिया जाए और जिसे भय दिखाया गया है या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति स्वयं अपने हाथों से ही अभियुक्त को या किसी अन्य व्यक्ति को प्रॉपर्टी देता है। अगर केवल भय दिखाया गया और प्रॉपर्टी अभी नहीं मिली है तो वह एक्सटॉर्शन का अटेम्प्ट होगा, लेकिन एक्सटॉर्शन नहीं। तो एक्सटॉर्शन तब माना जाएगा जब संपत्ति क्या हो गई हो? हैंडओवर। जैसे कि आपका बाबा पर भी आ जाइए भाई, जो नए नए कांड हैं कम से कम उसको कानून में भी जोड़ते रहिए आप लोग। जैसे कि आपका बाबा ने चेले पर आरोप लगाया कि चेला हमसे पैसा मांग रहा था और धमकी दे रहा था कि अगर पैसा नहीं देंगे, छत का भय दिखा रहा था कि पैसा नहीं देंगे तो ये हम अश्लील वीडियो वायरल कर देंगे और आपकी ख्याति जो महामंडलेश्वर की है धूमिल हो जाएगी। भाई कोचिंग के भी कुछ लोग हैं जो पांचों शाही स्नान करते हैं, 5 बार कर चुके हैं। पिछली बार भी 1-2 लोगों को कोचिंग में महामंडलेश्वर की उपाधि से नवाजा गया था, उनको सम्मान भी किया गया था और 2-3 लोग डर गए, तो 4 स्नान करने के बाद 5वां में गए ही नहीं। तो 1 या 2 लोग मिले थे और 2-3 लोग भाई डर गए। भाई उदाहरण दिया जाता है, डरने की आवश्यकता नहीं, आपकी जैसी इच्छा। टीका करके आइए, पूरा चंदन लपेट कर आइए, पाउडर लपेट कर आइए, आपका सेंट उंट ज़्यादा न मार कर आइए, क्योंकि थोड़ा दिक्कत होती है पढ़ाने में भी। 1-2 लोगों को नहीं, 1-2 बार मना करना पड़ा। भाई आपका परफ्यूम देखिए काफ़ी आपका मैंने फैल जाता है ज़्यादा लगाने पर, तो पाउडर लगाइए, मिट्टी लगाइए, गोबर लगाइए, उससे हमें मतलब नहीं है। क्योंकि कई लोग भाई नाराज भी हो जाते हैं, तो नाराज होने की आवश्यकता नहीं, आपकी स्वतंत्रता है। ये तो उदाहरण बस इसलिए दिए जाते हैं कि भाई आपका चलता रहे क्लास, ऊबर न हो और कोई भाई किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं। कई लोग फाउंडेशन भी करके आते हैं, भाई उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो आगे देखिए भाई आपका, तो बाबा वाली कहानी फिर देखिए। तो अभी चेला पैसा नहीं लिया, बाबा दे दिए रहते तब आत्महत्या करते, तब एक्सटॉर्शन हो जाता। और चूंकि पैसा दिए नहीं, इसलिए एक्सटॉर्शन का क्या होगा? प्रयास। और आत्महत्या आपका 306 में भी मामला जाएगा, क्योंकि आपका आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरणा वयस्क। तब आपका अभियुक्तों का पॉलीग्राफ टेस्ट, क्योंकि आपका जो चेला है वह चीनी निकला और सीबीआई को भी कुछ बता नहीं रहा है। सीबीआई भी असमंजस में है कि क्या ये चेला शामिल है कि नहीं। तो अब पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। यानी कि पाली, देखिए आपका एक और केस इसमें ऐड करना है भूमिका में, सेल्वी वर्सेज कर्नाटक राज्य। जब तक कि अभियुक्त रजामंद न हो तब तक ये वैज्ञानिक टेस्ट नहीं होंगे। तो आपका सीबीआई पॉलीग्राफी टेस्ट तभी करा सकती है जब आपका बाबा का चेले क्या हो? रजामंद। और हमें लगता है रजामंद शायद हो गए कि नहीं। तो क्या रहा कि अब इनका सीबीआई कराएगी, तो स्वतः नहीं करा सकती, ये मजिस्ट्रेट के यहाँ एप्लीकेशन देंगे कि हम रजामंद है, लिखित में एप्लीकेशन देंगे और तब मजिस्ट्रेट आदेश देगा और तब पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। अगर ये मुकर गए मजिस्ट्रेट के कि नहीं हम नहीं कराएंगे, तो सीबीआई जबरदस्ती नहीं करा सकती, क्योंकि आपका मामला जो है वो आपका सेल्वी का जो मामला है वो रोकता है।
अगला देखिए आपका ये एक्सटॉर्शन चोरी। अब ये जो, अब देखिए, चूंकि लूट या राबरी चोरी का ही गंभीर रूप है और किसका है, एक्सटॉर्शन। तो अब आपको पढ़ना है कि कब चोरी लूट में कन्वर्ट होगी और कब एक्सटॉर्शन लूट में कन्वर्ट होगा, वही जानना है। यानी कि ये जो हमने चोरी के एसेंशियल तत्व लिखवाए, ये लूट में भी होंगे, इसमें शक नहीं है, क्योंकि चोरी ही तो किस में कन्वर्ट होगी, लूट में। अब ये आवश्यक तत्व तो रहेंगे ही, और क्या क्या बातें रहेंगी, तो उस चोरी को हम क्या कहेंगे, राबरी। अब वही जो बेयर एक्ट में दिया गया है, चोरी कब लूट होगी, अब एक एक शब्दों को मथना है और उसमें जो टेक्निकल पॉइंट हैं उसी को पकड़ना है। अब देखिए आपका बेयर एक्ट की भाषा अब आसान रहेगी भाई, पढ़िए तो एक बार वो लिख दिया जाए। भाई बेयर एक्ट टू किया है, इसको पढ़िए, लूट। एक बार परिभाषा पढ़िए करो, धीरे धीरे पढ़िए। हाँ बताइए, पढ़ते रहिए। हाँ, आराम से भाई। हाँ, चोरी करने, करने के लिए। चलिए अगला ये, करने में, करने में है ना, या करने के दौरान। प्राप्त संपत्ति को ले जाने, अभी हम बता रहे हैं भाई, या ले जाने का प्रयास करने, प्रयत्न करने। अगला पढ़िए। अपराधी उस उद्देश्य, उस उद्देश्य से स्वेच्छा, स्वेच्छा क्या करता है, तो इसको देखिए आपका, पहले इतना समझिए उसके बाद आपका बताते हैं। देखिए भाई आपका इतना पहले भाई एक एक देखिए आपका, शब्दों को समझना है और कुछ है नहीं। आपका चोरी के हमने 5 आवश्यक तत्व बताए। सबसे पहले ये साबित करना पड़ेगा कि एक्यूज या अभियुक्त ने चोरी की। अब ये है कि चोरी की, तो क्या यह चोरी लूट होगी कि नहीं, तो अभियोजन द्वारा ये साबित ही करना होगा कि हजूर यह व्यक्ति चोरी करने के लिए, क्योंकि अब नीचे वाली लाइन से जोड़ना पड़ेगा, तो इसलिए देखिए आपका क्या कहा गया है, अपराधी स्वेच्छा आपका या तो मृत्यु, या आपका उपहत, या सदोष अवरोध, या तो कारित करता है, या तत्काल तत्काल तत्काल, यानी कि तत्काल आपका मृत्यु या उपहत या सदोष अवरोध का भय दिखाता है। तो पहले इसी पर आ जाए, इसके बाद हम देखेंगे। देखिए अब एक एक करके, यानी कि पहला पॉइंट आपको ये दिखाना है कि भाई अगर कोई अभियुक्त चोरी करने के लिए, तो पहला उदाहरण हम देखेंगे, चोरी अभी किया नहीं, चोरी करने के लिए, यानी कि चोरी करने से पहले, पहले का मतलब ये हुआ कि चोरी करने के लिए जाते समय। तो एक उदाहरण देखा जाए भाई, चोरी करने के लिए मान लीजिए ए एक अभियुक्त है और बी के घर में घुसता है। ए का इरादा है कि वह चोरी करेगा। तत्पश्चात आप ये देखता, जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचता है, दरवाजा खुला है और देखता है कि जो मकान मालिक है बी आपका अंदर बैठा है। तो अगर चोर, यानी कि अगर अभियुक्त मकान मालिक को भय दिखाए या भय दिखाने का प्रयास करे, किसका भय दिखाए, या तो मृत्यु का भय,
या किसका भय दिखाए? उपहत यानी कि साधारण चोट का, या किसका भय दिखाए? सदोष अवरोध का, या तत्काल मृत्यु का? तत्काल उपहत का या तत्काल सदोष अवरोध का? या तो भय दिखाता है या भय दिखाने का प्रयास करता है। तो भय एक ही उदाहरण में दिखवाया जाए। तीनों भाई, आपका पहला, दरवाजे पर अभियुक्त खड़ा है, ए मकान मालिक है, और अभियुक्त ने पिस्टल निकाल लिया और मकान मालिक की ओर तान लिया। तो बताइए भय दिखाया कि नहीं? और तत्काल मृत्यु का। दूसरा उपहत देखा जाए, डंडा लिया है, डंडा उठा लिया, और आपका डंडा लिया था, डंडा उठा लिया, मकान मालिक शांत बैठ गए, तो किसका भय दिखाया? आपका उपहत। सदोष अवरोध मतलब कि उनको जाने से रोक दिया, यानी कि आपका कुछ बांस वोस बांध दिया या दरवाजा ही बंद कर दिया, जो भी किया, या उनको रस्सी से बांध दिया। सदोष अवरोध का ही गंभीर रूप सदोष परिरोध है। तो सदो उपहत का गंभीर रूप घोर उपहत। तो घोर उपहत भी कर सकता है या डरवा सकता है कि हाथ पैर क्या करेंगे, वहीं खड़े रहे, नहीं तो तोड़ देंगे। तो ये अगर अभियुक्त चोरी करने के लिए मतलब अभी चोरी कर नहीं रहा है, बल्कि चोरी के लिए क्या कर रहा है? जा रहा है, तब ये करता है। तो ये जो चोरी है किस में अब कन्वर्ट हो जाएगी? लूट में। दूसरा देखिए, चोरी करने में, चोरी करने में का मतलब ये हुआ कि चोरी करने के दौरान, अब चोरी करने के दौरान इसी उदाहरण को देखा जाए, ए बी के घर में प्रवेश किया, और कह सकते हैं कि बी सोया हुआ था और आपका बक्सा खोला था और सोना और चांदी ए निकाल रहा था। तब तक मालिक जग गए और मालिक को पिस्टल आपका मैंने सटा दिया, या मालिक को डंडा से डरवाया या डंडा मार दिया, या डंडा या तलवार से क्या किया? चाकू से डरवाया, या सदोष अवरोध कर दिया यानी कि बंदी बना लिया, या किसी अन्य रास्ते पर जाने से रोक दिया, या पूरी तरह बंदी मैंने रस्सी उस्सी से क्या किया? बांध दिया, या बांधने का प्रयास किया, और उसके बाद वह क्या किया है? आपका चोरी। तब ये जब चोरी जो होगी, क्योंकि चोरी करने के दौरान ये कर रहा है, तो ये चोरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? राबरी में, लूट में। तीसरा, चोरी द्वारा प्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयास करने, सबसे महत्वपूर्ण है। यानी कि चोर ने चोरी कर लिया, गठरी सिर पर लाद ली, और तब तक गठरी जब ले लिया हाथ में या लाद लिया, तब तक मालिक आ गए। अब गठरी लेकर भाग रहा है या भागने का प्रयास कर रहा है, गठरी लेकर, छोड़कर नहीं, क्या गठरी लेकर। तो ये क्या कहा जाएगा? चोरी द्वारा अभिप्राप्त संपत्ति को क्या करने? ले जाने, या ले जाने का क्या करना? प्रयास। तो आखिर ले जाने या ले जाने के प्रयास में क्या करता है? तो या तो मृत्यु का भय दिखाया, या किसका भय दिखाया? उपहत का, या किसका भय दिखाया? सदोष अवरोध का, या तत्काल मृत्यु का, तत्काल उपहत का, या तत्काल सदोष अवरोध का। तो ये जो चोरी होगी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? राबरी। अब यही क्वेश्चन आपका बनता है, सतर्क रहना है। 2-3 क्वेश्चन इस पर निकालना है। देखिए, आपका 3 मॉडल में बना रहा हूँ, इसी पर आपका आईएएस में भी क्वेश्चन बना है और जे में भी क्वेश्चन बना है। इस पर सतर्क रहना है संपत्ति ले जाने वाले मामले में। एक चोर है और अपने सिर पर चोरी का माल ले जा रहे हैं बक्से में भरकर, और लोग उसका पीछा कर रहे हैं। वह बक्सा सिर पर रखा है और एक हाथ से फायर कर रहा है बंदूक का, या पत्थर चला रहा है, या लोगों को क्या कर रहा है? डरवा रहा है, क्या होगे तो क्या होगे? मार खाओगे। तो बताइए, संपत्ति, चोरी द्वारा प्राप्त संपत्ति को क्या करने में?
ले जाने में वह क्या दिखाया है? पिस्टल लहरा दिया या चला दिया तो क्या दिखाया? मृत का भय। हाथ उठा दिया तो रस्सियों से दिखा दिया कि आ जाओ तो बांध देंगे, तो क्या दिखाया? और वो तो ये जो चोरी होगी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? राबरी। दूसरा उदाहरण देखिए, एक चोर है, लोग उसका पीछा कर रहे हैं, बक्सा अपने पैर के नीचे रखा है और लोगों पर पत्थर बरसा रहा है ताकि लोग भाग जाएं, तो फिर हम बक्सा उठाकर क्या करें? चल दें। तो ऐसी दशा में ये जो चोरी होगी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? राबरी में। लेकिन जो तीसरा हम बता रहे हैं वही खतरनाक होता है, वही गलत होता है। एक चोर बक्सा लेकर भाग रहा था, लोग पीछा कर रहे थे, बक्सा छोड़ दिया, फिर भागने लगा, फिर लोग पीछा करने लगे, तो चोर अपने को बचाने के लिए लोगों पर पत्थर बरसाने लगा। तो बताइए ये क्या होगा? चोरी होगी कि लूट होगा कि डकैती होगी? तो ये चोरी होगी, लूट नहीं होगा, क्योंकि न तो वह जो पत्थर बरसा रहा है या भय दिखा रहा है, न तो वह चोरी करने के लिए और न चोरी करने के दौरान और न चोरी द्वारा प्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने के प्रयास में दिखा रहा है। वह तो जब चोरी द्वारा प्राप्त संपत्ति को छोड़ दिया और अपने को बचाने के लिए क्या कर रहा है? भाग रहा है, तब भय दिखाया है। तो इसको राबरी में न कन्वर्ट कराइएगा। ऐसा उदाहरण आए तो चोरी होगी लेकिन राबरी नहीं। क्यों? क्योंकि ये तीन में से किसी में सेट उसका कार्य नहीं होता। अब आइए अपराधी। अपराधी मतलब जो चोरी किया है, यानी कि अभियुक्त क्या करता है? उस उद्देश्य से। ये अति महत्वपूर्ण है। फिर आ जाके यानी कि उस उद्देश्य से का मतलब क्या हुआ, इसको अच्छे से जानिए। उस उद्देश्य से शब्द क्यों आया है? उस उद्देश्य से का मतलब ये हुआ कि चोरी करने के लिए या चोरी करने के दौरान में माने दौरान या चोरी द्वारा प्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयत्न करने। यहाँ उस उद्देश्य का मतलब कितने उद्देश्यों से हैं? तीन। तो जो अभियुक्त हैं, चोर हैं, वह उस उद्देश्य मतलब कि इन तीनों उद्देश्यों में से एक या अधिक के लिए क्या करता है? स्वेच्छा। ये भी काफी महत्वपूर्ण शब्द है आपका। वॉलेंटली यानी कि स्वेच्छा। और जब तक स्वेच्छा पर भी दो तीन क्वेश्चन बनता है। देखिए आपका स्वेच्छा शब्द जब पढ़िए तो आपका 39 से पढ़िए और इसमें दो तीन समस्यात्मक क्वेश्चन बनता है, सतर्क रहना है। देखिए आपका स्वेच्छा शब्द जब भी पढ़िए इस कंसेप्ट के साथ पढ़िए कि मात्र बल का प्रयोग या मात्र हिंसा चोरी को लूट में कन्वर्ट नहीं कराएगी। पहला नियम। यानी कि अभियुक्त ने बल का प्रयोग किया, हिंसा का प्रयोग किया, भयभीत किया, तो मात्र इस कारण से कि अभियुक्त ने बल या हिंसा की है, प्रत्येक चोरी राबरी में कन्वर्ट नहीं होगी। पहला नियम। तो कब बल या हिंसा या भय दिखाया है तो वह चोरी राबरी में कन्वर्ट होगी? तो आपका उस उद्देश्य के लिए दिखाया हो तो कितने उद्देश्य के लिए? तीन में से कोई एक। और जो बल या हिंसा या भय दिखाया है वह कैसे दिखाया है? स्वेच्छा। स्वेच्छा का मतलब आपका क्या हुआ? इस पर भी काफी क्वेश्चन बनता है। देखिए स्वेच्छा शब्द को आईपीसी की धारा 39 में डिफाइन किया गया है और 39 के दृष्टांत से एक क्वेश्चन बनता है, तो आगे बताया जाएगा। आपका स्वेच्छा का मतलब कि इरादे के साथ, आशय के साथ, पहला। दूसरा, नॉलेज रखते हुए, ज्ञान रखते हुए,
तीसरा विश्वास करने का कारण रखते हुए, यानी कि इसका मतलब एक उदाहरण देखिए स्वेच्छा पर अलग से। ये एक लुटेरा है, वह रात में लोग सो रहे हैं बस्ती में, आग लगाता है। इसलिए आग लगाता है कि लूट जब अफरा तफरी मचेगी तो हम लूट को आसान बना लेंगे, और आग में दो व्यक्ति मर जाते हैं। लुटेरे को अफसोस होता है, तो भले उसका इरादा किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का मारने का न हो, लेकिन विश्वास करने का कारण जरूर है, उसे नॉलेज जरूर है कि अगर हम आग लगाएंगे और दो तीन लोग सो रहे हैं तो क्या हो सकते हैं, मर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि उसने स्वेच्छा कार्य किया। अब चोरी में स्वेच्छा कार्य कराइए। चोरी में जो आप स्वेच्छा कार्य कराएंगे तभी वह चोरी, यानी कि अगर बल या हिंसा, यही पॉइंट पकड़ना है तीन चार उदाहरण पर। अगर बल या हिंसा का प्रयोग हुआ है लेकिन जानबूझकर नहीं, आशय के साथ नहीं, ज्ञान नहीं है अभियुक्त का, वो दुर्घटनावश हो गया, अकस्मात बल का प्रयोग हो गया हिंसा का, तो वह चोरी चोरी तो जरूर होगी लेकिन राबरी में कन्वर्ट नहीं होगी। अब तीन चार उदाहरण इस पर पूछा जाता है। एक आपका टोकरी वाला पूछा जाता है, दूसरा आपका पाकिट मार वाला। याद रखिए तीन मैं उदाहरण बताऊंगा, तीनों रट कर जाइए। एक टोकरी फल वाला, दूसरा पॉकेट मार वाला, और तीसरा आपका कह सकते हैं कि चोर भागने के लिए मालिक को धक्का दे दिया, मालिक गिर गए, हाथ टूट गया। तो तीन उदाहरण देखिए और आप तीनों में यही देखेंगे कि जानबूझकर बल या हिंसा का प्रयोग नहीं किया। तो पहला उदाहरण टोकरी वाला आता है। भाई उदाहरण थोड़ा दिमाग में बैठाना है, लिखवाया नहीं जा सकता, ये यहाँ बैठाना है और कोई उपाय नहीं है इसका। मान लीजिए एक औरत है, ट्रेन में जा रही है और अपने सिर पर टोकरी रखी है। एक अभियुक्त ऊपर बैठा है, चाकू से टोकरी की रस्सी काट रहा था कि जब रस्सी कट जाएगी तो जो टोकरी में सेब या केला या जो भी हो वो हम चुरा लेंगे। तत्पश्चात आपका इधर उधर देख रहा था, रस्सी काट रहा था, और रस्सी जब काट रहा था तो उस औरत की उंगली ही थोड़ा कट गई, तो आप कहेंगे कि भाई बल या हिंसा तो हुई ही, लेकिन सतर्क ये रहना है कि जो ये बल या हिंसा का प्रयोग हुआ है, उंगली कट गई, क्या अभियुक्त ने स्वेच्छा से काटा कि दुर्घटनावश कट गई? तो क्या चोरी के प्रयास के लिए दोषी, फल निकाल लिया तो चोरी, तो चोरी के लिए दोषी होगा कि लूट के लिए? क्यों चोरी के लिए होगा? क्योंकि जो वो आपका भय दिखाया या बल या हिंसा का प्रयोग किया वह जानबूझकर नहीं किया। कैसे हो गया? दुर्घटनावश। दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा पॉकेट मार का उदाहरण पूछा जाता है। एक पॉकेट मार है और बी के पॉकेट में हाथ लगाता है पर्स निकालने के लिए, तब तक बी के पॉकेट में पिस्टल रहती है और टिगर उसका दब जाता है और बी मारा जाता है। ये कौन सा अपराध होगा? चोरी होगी कि लूट होगा? तो बताइए। आपका हिंसा तो किया लेकिन लूट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपका जब वह हाथ डाल रहा था तो उसे ज्ञान या विश्वास नहीं था कि ये भरी हुई पिस्टल रखा होगा पॉकेट में, बम आ जाए तो यहीं बम रखा होगा, यह ज्ञान नहीं था। यानी कि बल या हिंसा का प्रयोग तो हुआ लेकिन आपका स्वेच्छा नहीं हुआ। अतः अभियुक्त चोरी के प्रयास के लिए, कुछ मिला नहीं तो चोरी के प्रयास के लिए दंडित होगा लेकिन राबरी के लिए नहीं। इसी पर आपका अगला उदाहरण देखा जाता है जो पूछा जाता है। एक चोर चोरी कर रहा था, आपका सामान उठाया था, तब तक मालिक देख लिए। अब यहीं आपको सतर्क रहना है। अगर वह सामान लेते हुए भागता है और मालिक आगे आ जाते हैं और धक्का दे देता है,
तब तो ये राबरी होगी। क्यों? क्योंकि संपत्ति को ले जाने में वह किसको नुकसान पहुंचाया है? मालिक को। लेकिन यही उदाहरण हल्का सा चेंज करेगा कि वह अभियुक्त संपत्ति को छोड़ देता है, अपने को बचाने के लिए भागता है। तत्पश्चात मालिक दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं, मालिक को धक्का देकर गिरा देता है, मालिक का पैर टूट जाता है और वह भाग जाता है। तो बल का प्रयोग तो किया, और लेकिन आपका उद्देश्य वाला ध्यान में रखिएगा। बल का प्रयोग किया हो, एक तो स्वेच्छा किया हो और दूसरा उस उद्देश्य के लिए किया हो। तो बताइए कितने उद्देश्य के लिए? तीन। या तो चोरी करने के लिए तो किया नहीं, इसमें चोरी करने के दौरान किया नहीं, और चोरी द्वारा प्राप्त संपत्ति को ले जाने में किया नहीं। तो तीनों उद्देश्यों में से किसी के लिए वह बल का प्रयोग नहीं किया है, तो ये चोरी राबरी में कन्वर्ट नहीं होगी। चोरी होगी लेकिन लूट में कन्वर्ट नहीं होगी। तीन उदाहरण देखिए। अब आपका छिनैती देखा जाए जो आजकल हो रहा है। देखिए आपका, जहाँ तक लूट की बात है, जो ये चैन स्कैनिंग इत्यादि होते हैं, उसमें दो तीन उदाहरण देखिए। मान लीजिए आप जा रहे हैं, आप कह सकते हैं कि आप जा रहे हैं और गले में चैन पहने हैं, एक आदमी ताड़ रहा है, पीछे से आपको देख रहा है, वह आया, आपकी गले से चैन को झपट्टा मारा, भाग गया, आप गिर गए और गला भी थोड़ा क्या हो गया, चैन खींचने से कट गया। अब आप लोग ये बताइए, क्या जब अभियुक्त आपके गले से चैन खींच रहा था, क्या उसे नाले था कि नहीं कि चैन से गला कट सकता है? था। क्योंकि जब आप कार्य कर रहे हैं तो ऐसा कार्य या विश्वास करने का कारण था कि चैन खींचेंगे लगेगा, तो ये आपका राबरी होगा। अब इसी प्रकार आपका, आप कान की बाली खींच लिया और कान ही फट गया, तो ये चोरी किस में कन्वर्ट करवा देंगे? लूट में। यानी कि कुल मिलाकर भाई फिर एक बार बताया जाए, देखिए आजकल अपराध बढ़ते जा रहे हैं। जब भी आप मने मोबाइल से बात करिए, या जब भी सुनसान या भीड़ भाड़ इलाके में भी आजकल मार रहे हैं, तो भाई झपट्टे मार कहाँ मिल जाएंगे कोई भरोसा नहीं है। वह बस देखते रहते हैं और झपट्टा मार लेंगे, तो अब पुलिस कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। ये भी याद रखिए, बस दौड़ाती रहेगी। तो कई कटरा से लेकर तमाम जगहों पर झपट्टे मार है, और आप बने अगर जा रहे हैं तो भाई आपको भी सलाह दी जाती है कि सतर्क रहिए, और रास्ते में मोबाइल से कम बात करिए, क्योंकि पीछे से वो सब आएंगे और वह ताड़ते रहते हैं। दिन भर उनका काम ही है कि इस गली उस गली, और लेकर आपका क्या करेंगे, अचानक आप गिर भी जाएंगे। चोट कोचिंग के दो तीन लोगों के साथ ऐसी घटनाएं यहीं बैंक रोड पर ही हो गई हैं। तो आपको भी सतर्क किया जाता है कि भाई आप जब भी चलिए रास्ते में, वर्तमान में चूंकि ज़्यादा लोग भूखमरी के शिकार हैं, कोरोना काल में नौकरी छूट गई, तो आपका ये अपराध ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आगे बढ़ा जब भाई स्वेच्छा से क्या करता है, तो तीन बातों में से कोई एक बात, या तो भय दिखाता है, किसका किसका, मृत्यु का, या किसका सदोष उपहत का, या किसका सदोष अवरोध, या तत्काल या दिखाने का प्रयत्न करता है। तो ऐसी दशा में ये आपका जो चोरी है किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आपका लूट में। अब ये जो जितनी समस्याएं बताई गई भाई आपको अच्छे से तैयार रखना। अब एक्सटार्सन को कन्वर्ट कराइए। सबसे पहले आपका एक्सटार्सन देखना है कि क्या होता है, तब तो उसको लूट में कन्वर्ट कराएंगे। एक्सटार्सन का मतलब मैं बताया कि छत के भय में डाला जाए और दूसरी पार्टी से क्या लिया जाए, या तो कोई प्रॉपर्टी या मूल्यवान प्रतिभूत, या किसी कागज पर अंगूठा लगवाया जाए, या क्या किया जाए, साइन। अब ये एक्सटार्सन कब आपका लूट में कन्वर्ट हो जाएगा?
तो जब तक ये एक्सटॉर्शन लूट में तब कन्वर्ट होगा जब सब कुछ तत्काल 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 हो। एक लाइन याद रखिए, जब सब कुछ तत्काल 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 हो, यानी कि अभी के अभी हो सिंघम वाली स्टाइल में, तो ये एक्सटॉर्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लूट में। अब तत्काल 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 जब भी पढ़िए, एक कम से कम सेक्शन दिमाग में और बैठाए रहिए। आपका विवस्था, आपका सेक्शन 94। तो पहले एक उदाहरण हम धारा 94 पर देते हैं और तब आपका एक एक्सटॉर्शन को किस में कन्वर्ट करा जाए, पहले उदाहरण से समझिए, तब बैरक तोड़ा जाएगा। देखिए आपका क्वेश्चन क्या पूछा जाता है 94 में, भाई यूपीजे में बना है कि मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। ये किस धारा में प्रिंसिपल है? तो आईपीसी की किस धारा में? 94। भयवश विवश हो गया है व्यक्ति, यानी कि भयवश विवश हो गया, तो विवशता किस धारा में बचाव देगी? 94। अब देखिए इसमें भी तत्काल शब्द काफी महत्वपूर्ण है और यहीं बार बार गलती हो रही है। एक डकैतों की टोली है, एक लुहार को पकड़ती है, मृत्यु का भय दिखाती हैं और कहती हैं कि चलो तिजोरी का ताला तोड़ दो, और आपका लुहार तिजोरी का ताला तोड़ देता है। तो बताइए आपका बचाव मिलेगा कि नहीं? देखिए एक शब्द हम बता रहे हैं, फिर हम बता दें शब्द को जहाँ पकड़ना है। लुहार को मृत्यु का भय डकैत दिखाते हैं, और इसी में एक लाइन रहेगा तत्काल मृत्यु का भय। तो जमीन आसमान का अंतर है, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। अगर दिया रहे कि लुहार को तत्काल मृत्यु का भय दिखाया गया और तब वह ताला तोड़ा, तब बचाव दिलवाइएगा। और ये लिखा रहे कि लुहार को केवल मृत्यु का भय दिखाया गया और कौन शब्द मिस कर दे? तत्काल, तब लुहार को कोई बचाव न दीजिएगा। तत्काल शब्द रहे, ये बहुत बार यूपी में पूछा है और नए लोग ज़्यादा गलती करते हैं। अगर 94 में तत्काल शब्द रहे तब लुहार को बचाव दिलवाइएगा, और केवल मृत्यु का भय दिखाया गया है और तब ताला तोड़ रहा है, तब कोई बचाव न दिलवाइएगा। उसी प्रकार एक्सटॉर्शन कब आपका राबरी में कन्वर्ट होगा? जब सब कुछ तत्काल 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 होगा। आइए तत्काल दिखाया जाए। तो पहला उदाहरण हम बताते हैं, देखिए ए बी को फोन करता है कि हे बी, ये जो तुम्हारा पुत्र है मेरी गैंग की टोल मेरे गैंग के कब्जे में है। अगर 5 लाख रुपया नहीं दिए तो तुम्हारे पुत्र को मार दिया जाएगा। तो आप लोग पकड़िए, क्या हम तत्काल इसमें लगाए? तो ये एक्सटॉर्शन होगा लेकिन राबरी नहीं। याद रखिए, राबरी के लिए क्या आवश्यक है? सब कुछ क्या हो? तत्काल तत्काल तत्काल। अब सब कुछ तत्काल कराइए। देखिए ए बी, ध्यान से देखिए। अब ए बी के पुत्र सी को पकड़ लेता है और आपका खड़ा हो जाता है ऊपर पुत्र को उठाकर, और बी से कहता है कि तुम तत्काल धन हमें दो, और नहीं तो तत्काल हम तुम्हारे पुत्र को क्या करेंगे? पटक देंगे, और तत्काल ये क्या होगा? ऊपर। तो जब सब कुछ तत्काल 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 रहे, यानी कि सिंघम वाली स्टाइल अभी के अभी, तब एक्सटॉर्शन को किस में कन्वर्ट कराइएगा? राबरी में। एक और तत्काल देखा जाए। देखिए आपका ए बी को राजमार्ग पर मिलता है, माने आपका राजमार्ग पर, सड़क पर, और बी के सिर पर पिस्टल पिस्टल लगा देता है, यानी कि सिर पर। तो बताइए तत्काल मृत्यु का भय दिखाया कि नहीं? भाई दिखाया कि नहीं? दिखाया। और तत्काल कहता है कि हे बी,
तुम अपने पॉकेट में हाथ डालो, अपना पर्स तत्काल निकालो और तत्काल हमें क्या करो, हैंड ओवर, नहीं तो तत्काल कहाँ पहुंचा देंगे, ऊपर। अब जब सब कुछ आपका क्या हो रहा है, तुरंत तुरंत तुरंत, तो आपका ये एक्सटॉर्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका राबरी में। तो कल इसको हम बेयर एक्ट तोड़ेंगे। थोड़ा आज भाई दिक्कत भी आ रही है, आपका मौसम चेंज हो रहा है और मौसम का भाई असर आपका कुछ न कुछ हो रहा है शरीर पर भी। तो कल आपका वहीं आपका सीआरपीसी चलेगी और सेकंड में आईपीसी।